अच्छा जी, आज करेंगे स्टार्ट एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है एसक्यूएल, इस लैंग्वेज के बहुत सारे, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लेवर्स, ठीक है ना, फ्लेवर्स आते हैं। यानी कि बहुत सारी कंपनियों ने इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की एसक्यूएल आती है तो उसे कहते हैं एमएस एसक्यूएल, ओरेकल की एसक्यूएल आती है तो उसे कहते हैं माई एसक्यूएल। तो बहुत कंपनीज की जो है एसक्यूएल आती है। तो हमें जो पढ़नी है यहाँ पर, हम लोग जो पढ़ेंगे, नमस्ते जी, वो हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल, ठीक है ना, जो कि है ओरेकल की, ओरेकल कंपनी की है ये। और इसको पढ़ने की वजह ये है कि हमारे कोर्स में, मतलब वैसे सीबीएसई ने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा कौन सी एसक्यूएल पढ़नी है, बट क्योंकि ये फ्री है, काफी पॉपुलर भी है, तो जनरली हम लोग इसी को जो है पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब जो एसक्यूएल की जो कमांड्स होती हैं, एसक्यूएल की जो कमांड्स होती हैं वो मेजरली दो कैटेगरी में जाती हैं, डीडीएल और डीएमएल, ठीक है ना, डीडीएल और डीएमएल। तो डीडीएल वैसे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी होती है, लेकिन हमें सिर्फ डीडीएल और डीएमएल ही, ये दो ही पढ़नी है। इसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको दिखा दूंगा कि ये इंस्टॉल कैसे करना होता है। अच्छा, डीडीएल में जो मेन कमांड आती है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, वो है कौन कौन सी? कौन है भाई? हर्ष, हर्ष दोबारा से, हर्ष या नहीं? हाँ हर्ष था ये, इसने माइक बंद किया है अभी। हर्ष माइक बंद कर लो भाई अपना। भाई सही में नशे में है भाई। मैं डर गया था कि कौन है भाई कमरे में। अच्छा, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। अच्छा, डीएमएल में जो इनके इक्विवेलेंट कमांड आती हैं वो है इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इनमें जो कमांड में जो डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है डीडीएल में और डीएमएल में, वो डिफरेंस आपको वासु बताएगा। वासु जी बताएं जरा। यस सर। डिफरेंस क्या है डीडीएल और डीएमएल में? वासु? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। वाह, ये है फुल फॉर्म। क्या मतलब है इसका, हिंदी में बताएं। सबने पढ़ रखा है 11th में एसक्यूएल, सागर बताना जरा। सिर्फ डिफाइन करेगी और वो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं मैनिपुलेटिंग वाली। सर डीडीएल सर डिफाइन के लिए होती है डाटा स्ट्रक्चर को, और सर डीएमएल सर उसे तो मॉडिफाई करने के लिए। हाँ, डीडीएल मतलब मानव ऐसी हो जाती है कि गुस्सा भी नहीं आ रहा है, नहीं मजा मजा। अच्छा जी, अच्छा अगर एक बार दोबारा होता है ना तो फिर मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है? फिर कर दो सर, कर दो। वैसे करने का मन नहीं कर रहा। देखो ऐसा है कि डीडीएल में जो भी कमांड आएगी। सर हाँ जी, हाँ जी सर, उसे वेटिंग में उसे नहीं कर लिया, उसको तो 2-3 बार कर चुका मैं, वो आ ही नहीं पा रहा। वेटिंग में देखो कोई नहीं है, एक भी नहीं है वेटिंग में। उदय शर्मा आ गया, ज्वाइन हो गया, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन उसका अभी तक, लेकिन वो आ चुका है, ठीक है? तो हर वो कमांड जो डेटा को डिफाइन करने के काम में आई। अब डेटा को डिफाइन एग्जैक्टली का मतलब क्या है? डेटा को डिफाइन करने का मतलब क्या है? डेटा को डिफाइन करने का मतलब ये है कि भाई एक घर है ना, एक फ्लैट आप ले रहे हैं, तो फ्लैट में कितने रूम हैं, कितने किचन है ना, टॉयलेट है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या दीवार है, ये सब क्या है? डीडीएल। जो भी चीज आपने इसके लिए किया वो डीडीएल है। जब एक बार घर बन गया, आपका फ्लैट रेडी है, ठीक है, आपका मकान रेडी है, कितने फ्लोर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जब उसके अंदर सामान आना स्टार्ट होगा, है ना, उससे सामान आना, आप लोग आओगे ना, किताबें आएंगी, पलंग आएगा, बर्तन आएंगे, पंखे आएंगे, सब। तो ये क्या है? ये उस एग्जिस्टिंग, यानी कि आपको उस मॉडल के भीतर ही रहना है, उसके बीच में ही रहना है, उससे अलग आप कुछ नहीं कर सकते।
और फिर आप कहो कि भैया घर में एक आज नई एक बेडशीट लेके आनी है, तो वो एक स्मॉल चेंज है, वो डीएमएल है। और आप कहो जी एक फ्लोर और डालनी है घर के ऊपर, तो वो डीडीएल है। फिर आप जो फंडामेंटल डेफिनेशन है घर की, आप उनको चेंज कर रहे हो। ऐसे ही टेबल को बनाना, डेटाबेस को बनाना, टेबल में कॉलम्स को ऐड करना, कॉलम्स को रिमूव करना, तो जो भी कमांड इन चीजों के लिए आएगी वो होगी क्या, डीडीएल, वो डिफाइन कर रही है। और जब एक बार टेबल बन चुकी है, उसमें डेटा आ चुका है, अब बल्कि डेटा को लेके ही आना है, तो इंसर्ट कमांड, तो वो डीएमएल में आ गई। डेटा को देखना है, सिलेक्ट कमांड, वो डीएमएल में आ गई। मान लो किसी के नंबर चेंज करने हैं, ज्यादा करने हैं, कम करने हैं, नाम चेंज करना है, ये सब डीएमएल। तो इसका मतलब जो कमांड एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस करती है वो डीएमएल, जो डेटाबेस को डिफाइन करती है, जो डेटा को डिफाइन करती है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करती है, वो डीडीएल। जैसे कि क्रिएट से कोई चीज बनेगी, इंसर्ट से भी कोई चीज बनेगी, है ना। लेकिन क्रिएट से जो चीज बनेगी उसका लेवल अलग होगा। लेवल अलग कैसे होगा, क्रिएट से जो चीज बनेगी वो होगी टेबल, है ना, वो होगी टेबल, वो होगा एक डेटाबेस। इंसर्ट से जो होगा वो होगी रो। तो रो में और आप देखो तो टेबल में कितना डिफरेंस है। ऑल्टर से क्या होगा, चेंजेस। अपडेट से क्या होगा, चेंजेस। लेकिन चेंजेस जिन लेवल पे होगा उनमें डिफरेंस है। ऑल्टर से जो चेंज होगा वो होगा टेबल के लेवल पे, कॉलम्स के लेवल पे। आपको कॉलम का टाइप चेंज करना है, आपको कॉलम ऐड करना है, आपको कॉलम रिमूव करना है, तो वो सब ऑल्टर से। अब उसमें एक रो आ गई है, वासु का रिकॉर्ड आ गया है, उसके नंबर ज्यादा करने हैं, कम करने हैं, तो जो कमांड होगी वो अपडेट होगी। ड्रॉप से क्या होगा, रिमूव। डिलीट से क्या होगा, रिमूव। अगेन द लेवल विल बी डिफरेंट। जो ड्रॉप होगा वो क्या करेगा, टेबल हटाएगा, डेटाबेस हटाएगा। जो डिलीट होगा वो रो हटाएगा। तो हम कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि कॉलम, तीन याद रखना वर्ड, कॉलम, टेबल एंड डेटाबेस, इसके लेवल पे चेंजेस डीडीएल, एंड रो में कोई चेंजेस वो डीएमएल। ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस है। अच्छा जी, और ये 6 की 6 कमांड अब जो 30% कोर्स कम हुआ है ये हटा दी गई है। लेकिन बात वहीं की वहीं आएगी। अगर मैं रो इंसर्ट नहीं करूंगा तो मैं सिलेक्ट कैसे कर लूंगा, सिलेक्ट तो पढ़ाना पड़ेगा ना, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, तो सिलेक्ट तो पढ़ाना है। तो मैं क्या हवा में चला दूंगा इस कमांड को, तो मेरे को एक टेबल तो बनानी पड़ेगी, उसमें रोज तो इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब टेबल बनानी है तो क्रिएट तो मुझे करना पड़ेगा। अब रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट तो मेरे को करना पड़ेगा। और जब मैं टेबल क्रिएट करूंगा उससे पहले डेटाबेस भी मेरे को क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसमें यूज कमांड से डेटाबेस के अंदर एंट्री भी करनी पड़ेगी। फिर आप में से कोई ना कोई जरूर बोल देगा सर जरा रोल नंबर चेंज करके दिखाओ, तो अपडेट भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब इनके बिना हम टेबल बनाएंगे कैसे। तो इसीलिए ये आउट ऑफ कोर्स होते हुए भी इन है कोर्स में, बिना इनके काम चल ही नहीं सकता। अच्छा, तो यहां तक तो किसी को डाउट होगा नहीं। अब कुछ कमांड्स पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉल, वैसे मैं एक वीडियो जो पिछला वाला था उसमें बता चुका हूँ, जो डेटाबेस के नाम से अपलोडेड है, कि ये इंस्टॉल कैसे करना है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अच्छा जी, देखो, तो सबसे पहली कमांड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है दैट आई विल टेल अभी थोड़ी देर में, जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे बता दूंगा आपको। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपसे जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो आपसे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। जनरली हम वो पासवर्ड क्या रखते हैं, एडमिन, ADMIN। तो पासवर्ड की एंट्री करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली कमांड जो होगी वो हेल्प करेगी डेटाबेस को बनाने में। तो यू विल राइट क्रिएट डेटाबेस, और मान लो हम नाम दे देंगे डेटाबेस को TTS 78, कोई स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है, TTS 78। सेमीकोलन लगाना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एंटर प्रेस करना, फिर आप नेक्स्ट में आ जाओगे। फिर इसमें एंट्री करनी होगी, तो यूज TTS 78। अब डेटाबेस में एंट्री कर ली है आपने इस कमांड से। अब आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने की कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, कॉलम का, अरे भाई चुप हो जा, प्राइमरी की, यानी कि ये जगह दी गई है सागर कॉलम के नाम को, ये जगह दी गई है कॉलम के टाइप को, एंड देन
बिफोर द कॉमा आप जो भी लिखोगे स्पेस दे देके वो क्या माना जाएगा, दे विल बी कंसिडर्ड एज क्या पार्ट, कॉन्स्टेंट्स, दे विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होती है कंडीशन जो आप लगा देते हैं अपने कॉलम के ऊपर, जो कंडीशंस आप लगा देते हैं अपने कॉलम के ऊपर कि आपने प्राइमरी की लगा दिया, प्राइमरी की लगाने से अब इसमें दो चीजें हो गई कि एक तो ये रिपीट नहीं हो सकता, एक तो रिपीट नहीं हो सकता एंड सेकंड ये नल नहीं होगा, नॉट नल कम्स फ्री विद प्राइमरी की। तो और कंडीशंस क्या क्या लगा सकते हो आप, प्राइमरी की आपने लगा दिया, और कंडीशंस हैं नॉट नल, आप चाहो तो नॉट नल लगा सकते हो, कैपिटल स्मॉल जो मर्जी लिखो क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है। नॉट नल के बाद आप लगा सकते हो डिफॉल्ट, आप लगा सकते हो चेक। अब ये सब तामझाम करने के पता है वजह क्या है, जैसे कि वासु आज मॉर्निंग के बैच में बता रहा था, मैं पता नहीं कुछ समय थे या नहीं, जैसे मैं अपने 11th क्लास के बच्चों को बताता हूं कि जो आप डेटाबेस बना रहे होते हो ये इन दी एंड किसके काम आता है, ये एंड में एक तो लोगों के काम आता है जो है ना आधार कार्ड बन रहे हैं, लेकिन ये काम आता है पता है किसके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के, किसी कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके काम आता है ये डेटा। ये जो कंट्री के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डेटा को पहले देखते हैं, है ना, उसको एनालाइज करते हैं कि जो हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं कितने लोगों को इंपैक्ट करेगा, कितने लोगों के काम आएगा, जैसे कि मेल कितने हैं कंट्री में, फीमेल कितने हैं, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने हैं, इस पर्टिकुलर धर्म के कितने हैं, इस जाति के कितने हैं, SC ST जनरल ये लोग कितने हैं, अर्बन एरियाज में कितने हैं, रूरल में कितने हैं, तो ये सब क्या है, ये डेटाबेस ही तो है। अब होता क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या जो आती है आजकल क्या हमेशा से ही रही है, वो ये है कि जो डेटा आता है ना वो किसी फॉर्मेट में नहीं आता, मैं इसका टेक्निकल वर्ड भूल रहा हूं अभी, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं डेटा इसमें हो पाती। एग्जाम्पल के लिए ये है कि जैसे कि कोई साइट आपको प्रॉम्प्ट कर रही है, आप उसमें मतलब अपनी आईडी बना रहे हो या जेईई मेंस का फॉर्म भर रहे हो, तो उस पर वो बहुत चीजें पूछती है आपसे, बहुत सारी चीजें कि 10th में कितने नंबर थे, कौन सा स्कूल मतलब कौन सा बोर्ड था, ये था वो था, तो आप मतलब फॉर्म भर रहे हो या XYZ कोई भी फॉर्म भर रहे हो, तो वहां एक कॉलम आया कि आपको क्या भरना है, आपको डालना है उसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जैसे कि मान लो मैं ही अपना डेट ऑफ बर्थ अगर डालूं तो अब देखो डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरा, 31 जुलाई 1989, ये रहा 31/07/1989, 31/7/89, 31/7/1989, 31/07/89, और मैं 10 तरीके और लिख सकता हूं। तो अब बात यह आई कि हर आदमी अगर अलग तरीके से डेटाबेस में वैल्यूज को इंसर्ट करेगा तो जब डिसीजन मेकर पूछेगा किसी DBA से, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से कि भैया डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी बताओ, तो अब डेटा यूनिफॉर्म ही नहीं है, वो यूनिफॉर्म ही नहीं है। तो जो आपका डेटाबेस है उसमें जो क्वेरीज हैं जब चला रहे हो वो इफेक्टिवली काम नहीं आ पाएंगे, या किसी का नाम है तो किसी का नाम में क्या है, खाली किसी का नाम में आप देखो तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसका नाम है सिर्फ आशुतोष और उसकी कोई कास्ट नहीं लिखता, वो सिर्फ आशुतोष, कोई है तो आशुतोष शर्मा, कोई है आशुतोष कुमार शर्मा, तो किसी के तो एक ही नेम है, किसी के फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, किसी का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है। तो और मैं आपको 36 चीजें बोल सकता हूं, मतलब मैं इसके 2 घंटे निकाल सकता हूं बता के एग्जांपल दे देके कि कितनी सारी परेशानियां आती हैं जिसकी वजह से डेटा यूनिफॉर्म नहीं रहता, आपके टेबल में आपके डेटाबेस में डेटा यूनिफॉर्म नहीं रहता, और जब डेटा यूनिफॉर्म नहीं रहता तो योर कमांड्स बिकम अनइफेक्टिव, वो काम नहीं करती ठीक से, और जो होल पर्पस है डेटाबेस को बनाने का, जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर से आपका एनालाइज कर पाए, देख पाए, वही पर्पस जो है वो फेल हो जाता है, वो सर्व नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीजें यूज करी जाती हैं टू गेन यूनिफॉर्मिटी, जिससे कि अच्छी से कमांड रन कर सके, डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ सके। उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, अब ये टॉपिक दिमाग में मेरे कहां से आ गया, उसके लिए यही किया जा सकता है कि सबसे पहला तो ये है कि यू कैन प्लेस प्रॉपर कॉन्स्टेंट्स व्हाइल मेकिंग द टेबल, कि भैया नॉट नल कर दो तो नल वैल्यू वहां पे आए ही ना, कोई खाली ना छोड़े। सेकंड एक काम करो, चेक कांस्टेंट लगा दो कि चेक करो कोई सैलरी नेगेटिव में ना एंटर कर दे, चेक कांस्टेंट लगा दो। अच्छा आप चाहते हो कि नल ना जाए, डिफॉल्ट किसी ने सैलरी एंटर नहीं करी है तो डिफॉल्ट सैलरी 0 हो जाए, तो डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा दो।
तो वन थिंग इज दिस जो कि आप यूज कर सकते हैं टू एंश्योर डेटा यूनिफॉर्मिटी, पहली बात ये। सेकंड, आप फ्रंट एंड पे कुछ चीजें कर सकते हैं। ये चीजें तो क्या हो गई अंशिका, ये तो बैक एंड की हो गई, ये सारी है ना कॉन्स्टेंट्स लगाना। कुछ चीजें फ्रंट एंड पे कर सकते हो, जैसे कि आप आजकल क्या देखोगे कि जब डेटा ऑफ बर्थ कहीं भी डालनी होती है आपको फेसबुक की अपनी आईडी में या जीमेल में या कहीं पे भी, तो दे गिव यू अ कैलेंडर, दे गिव यू अ कैलेंडर। मतलब जितना हो सके यूजर को टाइप मत करने दो, उसको प्री एग्जिस्टिंग चॉइस में से ही डेटा को लेने दो। जेंडर लिखने मत दो, तो मेल पे टिक लगाओ या फीमेल पे लगाओ, रेडियो बटन आ गई तो उसमें टिक लगाने पड़ते हैं, है ना। अच्छा, या फिर डेट ऑफ बर्थ कोई डेट के लिए चाहिए तो वहां पे क्या करो, वहां कैलेंडर दे दो, वहां कैलेंडर दे दो। तो ये सब भी या मतलब ये हो गया या कांस्टेंट हो गया, ये सब उसी बड़ी प्रोसेस का हिस्सा है कि डेटा यूनिफॉर्म रहे। अच्छा, तो नॉट नल, डिफॉल्ट, चेक, और भी बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। चेक कांस्टेंट मतलब आप दो उस पे भी लगा सकते हो, दो कॉलम पे। जैसे कि मान लो एक कॉलम है बेसिक सैलरी का, एक कॉलम है हाउस रेंट अलाउंस एचआरए का, तो यू वांट टू चेक कि भैया जो बेसिक सैलरी है वो ज्यादा ही रहे एचआरए से। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये चेक दो कॉलम पे लगा दोगे, टेबल जब बना लोगे उसमें स्टार्ट में लिख दोगे बाद में कि चेक करना कि ये इससे कम ही रहे। तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा टेबल कांस्टेंट। यानी कि वो कांस्टेंट्स, वो कंडीशन जो एक कॉलम पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं कॉलम कांस्टेंट्स, लेकिन जो मल्टीपल कॉलम पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं फिर टेबल कांस्टेंट्स। खैर, तो हम लोग टेबल बना रहे थे। अच्छा, तो देखो, ठीक है, रोल नंबर इन प्राइमरी की, कॉमा, नेम, वेर कैर 30, मान लो नेम हमने कर दिया, खाली नहीं रहेगा ये, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर यहाँ पे मार्क्स। सर वेर कैर में वेरिएबल और कैरेक्टर्स दोनों आते हैं ना? वेरिएबल एंड कैरेक्टर्स दोनों आते हैं। सवाल ये अच्छा बनते बनते एंड में थोड़ा बहक गया। वेर कैर में ये शायद गुप्ता जी बोल रहे थे मेरे ख्याल से, गुप्ता जी आप ही थे? हाँ। अच्छा जी, तो उनका कहना है कि सर वेर कैर में शायद दोनों आते हैं, वेरिएबल एंड कैरेक्टर। सर पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, मैं भी पूछ ही रहा हूँ। आप लोग बताओ इस क्वेश्चन में क्या गलती है, इसमें कहाँ पे गड़बड़ आ रही है? सर वेरिएबल एंड कैरेक्टर में मतलब जो उसकी भावनाएं हैं बिल्कुल ठीक है, वो सोच बिल्कुल सही रही है, लेकिन जब शब्दों में तब्दील हुई वो सोच तो आते आते वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। सर ये होना चाहिए था कि इसमें वेरिएबल कैरेक्टर हो सकते हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मिनट। हेलो, जी। अच्छा, तो जो वो पूछना चाह रही थी वो ये कि सर जो वेर कैर है उसमें दोनों ही आ जाते हैं ना, कैरेक्टर एंड नंबर्स, इंटीजर्स, है ना गुप्ता जी, शायद ये कहना चाह रहे थे। यस सर। उसने नहीं कहा सर। क्या कि सर इसमें दोनों ही आ जाते हैं ना, कैरेक्टर एंड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल वर्ड थोड़ा मतलब अलग कर दो, कंट्रोल जेड दबा दो। वेरिएबल तो अपने आप में वेरिएबल ही है ना, ये तो टाइप है, ये वेरिएबल है। तो हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे कि स्ट्रिंग में हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ स्ट्रिंग में आ सकता है, एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर एंड सम पीपल आर कैरेक्टरलेस, वो अलग बात है। अच्छा, तो ये टेबल आपने बना ली। हाँ, एक सवाल और यहाँ पे आता है कि वेर कैर, तो अगर यहाँ पे हम सिर्फ कैर भी लिखें गुप्ता जी तो भी काम चल जाएगा। तो सवाल है जो सागर बताएगा कि वेर कैर में और कैर में क्या डिफरेंस है। सागर। यस सर, पता नहीं सर। अच्छा, मानव। सर मेरे हिसाब से कैर में खाली वो आते हैं, देखो कुछ ही मतलब जितना हम फिक्स कर सकते हैं उतने कैरेक्टर आ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, दोबारा बोलो, थोड़ा अच्छे से बताओ कि। सर मतलब हम उसमें फिक्स कर सकते हैं कि साइज इतना होना चाहिए, इससे मैक्सिमम साइज नहीं होना चाहिए कैरेक्टर का। अंशिका आपको याद है? सर जैसे अगर हमने दे दिया कि 5 कैरेक्टर आने चाहिए, तो अगर वो 5 से कम या ज्यादा होंगे तो दोनों में एग्री नहीं करेगा, बट अगर वेर कैर लगाएंगे 30 से कम में भी एग्री करेगा। सर वेर कैर में सर वेरिएबल लेंथ होती है, सर कैर में फिक्स लेंथ होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बताएगा ही। बिल्कुल, तो भैया वासु ने जो कहा वो है, वो आप लोग शायद भूल गए होंगे। आंसर ये था
कि जो कैर होते हैं उनका साइज फिक्स होता है। फिक्स से मतलब ये है कि आपने कहा कि कैर 30, अब वो 30 की जगह घेर के मैंने बैठेगा। बताया था। पहले मेरे को बताने दे, फिर चलेगा ना पता सही क्या था गलत क्या था। ठीक है ठीक है। और जब वो सही निकलेगा फिर तू कहेगी मैंने बताया था, है ना, वो पहली बोल दी। तो जो कैर होते हैं तो 30 साइज आपने लिया, अब वो साइज फिक्स कर देगा। यानी कि मान लो आपने उसमें नाम एंटर किया तानवी, तो तानवी में है 5 कैरेक्टर, तो 5 कैरेक्टर तो वो ऑक्यूपाई रखेगा, लेकिन 25 भी रखेगा, क्योंकि उसका रूल, वो काम ऐसे ही करता है कि वो सारी जगह घेर लेता है, पूरे 30 की 30 वो घेर लेगा। वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जितना स्पेस का डेटा है उतना तो वो ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे तानवी में 5 बाइट्स हैं तो 5 में ऑक्यूपाई करेंगे, 25 बाइट्स दे विल कीप फ्री, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। ठीक है, ये होता है। तानवी एक आता आपने नहीं है ना। तो एक वेरकैर 2 भी होता है, वेरकैर 2 भी होता है, वो क्या होता है वो मेरे को भी नहीं पता, गूगल कर लेना। अच्छा, अब ये टेबल बन गई है। टेबल बनने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट की कमांड क्या थी याद है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज और कॉलम के हिसाब से वैल्यूज। तो 1 किसके लिए हो गई, 1 हो गई रोल नंबर, अजय, नेम, 80, मार्क्स। तो इस तरीके से आप टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करते हो। अब यहां पर 2 चीजें बतानी है इंसर्ट के बाद। वो चीजें ये हैं कि सर पहली बात ये है कि ऐसे अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या हर रो के लिए हमें कमांड चलानी पड़ेगी? क्यों विदुषी, आप क्या सोचते हो? आपको मैंने कहा विदुषी ऐसा है कि यू हैव टू एंटर डिटेल्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। आप एक स्कूल में डीबीए हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपसे कहा गया कि जी एक काम करो, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ये पकड़ो फाइल और इनके जो डेटा है वो एंटर करो। तो आप क्या करोगे, आप ये कमांड हर बार चलाओगे या कोई और तरीका है आपके पास? सर इससे तो मेथड हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, अगर यही कमांड हम बार बार रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे फिर आप? कोई और अल्टरनेट बताओ। देखेंगे। सर मेरे को आइडिया नहीं है, मेरी एसक्यूएल वीक है। तो देखो ऐसा है कि ये कमांड 1000 बार ही चलानी पड़ेगी, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, 1000 बार ही ये कमांड चलेगी। लेकिन हाँ एक तरीका है, जैसे हुआ करता था ना पहले किसी मतलब भगवान ने श्राप दे दिया, किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाइए, बाद में उसने फिर दया गया कि भैया कुछ कर दो, छूट तो चल ठीक है, तू ऐसा तो होगा लेकिन तू ये कर सकता है ना। आप वैसे बहुत सारे सीरियल देखते होगे। ऐसे ही एक मतलब यहाँ पे है कि भैया 1000 स्टूडेंट हैं तो आपको ये कमांड 1000 बार ही चलानी पड़ेगी। लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल तरीका है, कुछ तो इसमें याद करो। तो ठीक है, एक काम कर सकते हो कि यू कैन क्रिएट अ फ्रंट एंड। नहीं तो बैक एंड की चीजें हो गई, ये क्या है, ये बैक एंड की चीजें हैं। तो यू कैन क्रिएट अ फ्रंट एंड, आप एक सॉफ्टवेयर बना दो, एक एप्लीकेशन तैयार कर दो और एप्लीकेशन को और एसक्यूएल को, उन दोनों को जोड़ दो। तो फ्रंट एंड में आप जैसे टेक्स्ट बॉक्स बना दोगे, लेबल्स बना दोगे, तो थोड़ा इंटरेक्टिव होगा, डेटा को एंटर करना आसान होगा। और यू कैन डू मोर थिंग्स लाइक कि अगर आप जानते हो कि ये रोल नंबर अब 1 है, अब 2 ही आना है, अब 3 ही आना है, तो यू कैन अप्लाई सम प्रोग्रामिंग लॉजिक टू जनरेट रोल नंबर्स ऑटोमेटिकली, तो वो एंटर नहीं करने पड़ेंगे, खाली नाम और मार्क्स ही करने पड़ेंगे। तो आप फ्रंट एंड से, और जनरली होता भी यही है, कोई भी डेटा एंट्री करने के लिए एसक्यूएल नहीं खोलता, ऐसी कमांड्स नहीं टाइप होती। क्या होता है, फ्रंट एंड खुलता है, आप एक एप्लीकेशन बनाते हो, आप उसके थ्रू डेटा को एंटर करते हो और वो बैक एंड में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, कोई भी आपने कहीं भी अकाउंट बनाया, मान लो फेसबुक पे, तो आप अपनी डालोगे इन्फॉर्मेशन, सबमिट पे क्लिक करोगे, तो सबमिट पे क्लिक करके ऐसी कुछ क्वेरी ऑटोमेटिकली चल जाती है ना, और डेटाबेस में एंट्री हो जाती है। और अब आप अगर ये पूछोगे कि सर 1000 बार क्या सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी पड़ेगी, तो हाँ जी वो तो करनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका है नहीं। आप खुद भी सोचो कि भैया 100 और 1000 की एंट्री मैन्युअली करनी पड़ेगी, तो इसके लिए एक सेपरेट जॉब भी होती है जो ज्यादा पेइंग नहीं होती है, और उसमें स्किल्ड लेबर भी ज्यादा नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं डेटा एंट्री जॉब। उन्हें बस ऐसे मैनुअल अपने फाइल्स पकड़ा दी, भैया आज बैठ के 100 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, 1000 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, तो उनका काम क्या है, बस वो फॉर्म्स बने होते हैं, वो एंट्री करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये प्रोसेस तो ऐसे ही करी जाती है। तो पहली चीज ये, ठीक। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि सर एक बात बताओ, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया प्राइमरी की, हाँ मैं एक कांस्टेंट बताना और भूल गया, एक कांस्टेंट और होता है जिसका नाम है क्या, यूनिक। ठीक है, जिसका नाम है यूनिक। अगर आपने यूनिक कांस्टेंट किसी पे लगा दिया, अगर आपने यूनिक कांस्टेंट कहीं पे लगा दिया, तो अब क्या होगा कि आप उसमें वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा अगर
यूनिक लगा दे तो क्या होगा, वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते, और प्राइमरी की लगाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। एग्जिस्ट अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की, कोई बताएगा? डिफरेंस बिटवीन यूनिक कांस्टेंट एंड प्राइमरी की कांस्टेंट। वासु से सबसे ज्यादा उम्मीद है मेरे को। वासु, हे वासु, सर याद तो था, भूल गए। यस सर। यूनिक में और प्राइमरी की में डिफरेंस बताओ जरा। सर यूनिक की मोर देन वन हो सकती है बट प्राइमरी की एक ही होती है। कोई कुछ अच्छी सी बात बोल तो रहा है, दोबारा बोलना, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? यूनिक की मोर देन वन हो सकती है बट प्राइमरी की एक ही होती है। ये तो सौम्या की आवाज लग रही है। अच्छा ऐसा कुछ है, चलो देखते हैं। सर प्राइमरी की सर नल को एक्सेप्ट कर लेती है पर सर यूनिक की नहीं करती। हे वासुदेव, आप कृष्ण हैं, आपको अपनी वाणी में थोड़ा संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आपको सब कुछ पता है, आप ज्ञानी हैं। हम पार्थ जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, वो पार्थ हैं, आप वासु हैं, क्या कैसा कॉम्बिनेशन है? कह तो सही रहे हो, बस उल्टा बोल रहे हो। सर सर वो प्राइमरी उल्टा की में बोल नल देगा वैल्यू नहीं आ सकती। हाँ, तो होता ये है कि प्राइमरी की में दो चीजें होती हैं। प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक प्लस नॉट नल। तो प्राइमरी की आपने किसी कॉलम पे लगा दिया, अब तो वो यूनिक तो रहेगी, यूनिक तो रहेगी, लेकिन वो नल वैल्यू एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। और जो यूनिक होता है, यूनिक में नल वैल्यू आ सकती है, ठीक है? नल वैल्यू यूनिक में नॉट नल बाय डिफॉल्ट नहीं होता, बाय डिफॉल्ट क्या होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर कहीं प्राइमरी की है तो वो यूनिक के साथ साथ नॉट नल भी है, और यूनिक में यूनिक तो वो है लेकिन वो नॉट नल नहीं होता। लेकिन अगर कोई नल आया भी तो इट विल एक्सेप्ट ओनली वन नल, क्योंकि अगर दो नल आ गए तो वो आपस में यूनिक नहीं रहेंगे। अच्छा, अब इंसर्ट के लिए दो सवाल थे जैसे मैंने कहा, और पहला सवाल ये था कि भाई हमें मतलब प्रैक्टिकल वो सवाल था कि इतने रिकॉर्ड्स एंटर कैसे किए जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि हम फ्रंट एंड से करते हैं, बैक एंड से नहीं करते। एक सॉफ्टवेयर में तो बना भी हुआ है, मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखा भी दूंगा कि वो काम कैसे होता है। फिर दूसरा सवाल पूछने से पहले वो दिमाग में आ गया था यूनिक और प्राइमरी की का डिफरेंस, तो वो क्लियर हुआ। अब दूसरा सवाल ये कि सर मान लो हमारे पास किसी के मार्क्स, किसी का नाम नहीं है, तो हम खाली छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नाम पे आपने क्या लगा दिया, नॉट नल, वो खाली नहीं छोड़ सकते, कॉमन आएगा। अच्छा, तो सर हम पे हमारे पास किसी का रोल नंबर नहीं है, क्या हम खाली छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो प्राइमरी की है, वो तो बाय डिफॉल्ट ही नॉट नल होता है। अच्छा जी, अच्छा सर किसी के मार्क्स ना हो तो क्या वो खाली छोड़ सकते हैं? हाँ, वो खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो कोई कंडीशन उनपे है नहीं। तो खाली छोड़ने के लिए क्या किया आपने? तो खाली छोड़ने के लिए मान लो इंसर्ट का एक सब टॉपिक मान लो, तो आपने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज टू अजय के बाद मान लो विजय, ठीक है? और आपने इसको रन किया। जैसे ही आप इसे रन करोगे तो आएगा यहां पे एरर। एरर क्या आएगा? एरर की वर्डिंग क्या होंगी वो आपको बताता हूं, और भावनाएं क्या होंगी वो बताता हूं। वर्डिंग जो होगी वो ये होगी कि द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट पास्ड एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट मैचिंग। The number of arguments are 2 and the columns are 3, so the number of arguments and number of columns does not match. और भावना क्या है? भावना बस इसकी ये है, वो आपसे ये पक्का करना चाह रहा है, वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि भैया आप ये गलती से भूल गए हो मार्क्स लिखना, ये आपसे गलती हुई है, ये इंटेंशनल था। अब कंप्यूटर को भावना तो समझ में आती नहीं है, तो हमने एक नया सिंटैक्स तैयार किया, एक रूल तैयार किया है कि अगर कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि कोई एक कॉलम की वैल्यू उसके पास नहीं है, तो देन ही हैज टू यूज अ स्पेशल सिंटैक्स। द सिंटैक्स इज वेरी सिंपल कि उसको अब टेबल के बगल में नाम लिखना पड़ेगा कि ये जो आप वैल्यूज दे रहे हो ये किन किन कॉलम के लिए हैं। तो अब यहां मैंने स्पेसिफिक कर दिया, मैंने कहा जी ऐसा है, मैं दो ही वैल्यू दे रहा हूं, रोल नंबर और नेम। ये पकड़ो रोल, ये नेम। अब वो क्या सोचेगा, अच्छा इसमें मार्क्स तो एंटर किए नहीं, अब वो टेबल में देखेगा कि चलो ठीक है मार्क्स पे कंडीशन भी नहीं है कोई, तो आई विल अलाउ इट। और वो क्या करेगा, वो मार्क्स में नल को
अपने आप सेट कर देगा और एरर हट जाएगा। तो अगर कोई वैल्यू मिसिंग है और कांस्टेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं कि नल डालने के लिए, तो फिर आपको इस तरीके से लिखना होता है। एक और कमांड बस लास्ट देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। अब लास्ट कमांड ये है कि एक देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। कैसे? रोज मिलके क्या बनाती हैं? टेबल। टेबल मिलके क्या बनाता है? डेटाबेस। तो फर्स्ट हमने क्या बनाया? डेटाबेस। फिर हमने उसमें एंट्री करी। जब उसमें एंट्री करी फिर हमने क्या बनाया? हमने फिर टेबल बनाई। टेबल में फिर हमने कांस्टेंट्स भी पढ़ लिए, ठीक है, 3-4 कांस्टेंट्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने सीखा कि फिर टेबल में फिर रोज इंसर्ट कैसे होती हैं। हमने इंसर्ट में भी ये देखा कि अगर हमारे पास उतनी वैल्यू ना हो तो कैसे इंसर्ट किया जाएगा। फिर हमने उसको भी इंसर्ट कर लिया। अब टेबल बन चुकी है, डेटा आ चुका है, अब टेबल देखें कैसे, है ना? अब टेबल को देखना कैसे है? तो देखने की कमांड है क्या? सेलेक्ट, ठीक है ना? देखने की कमांड है सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड जो है उससे टेबल में कोई चेंज नहीं आता। सेलेक्ट कमांड से कहीं कोई चेंज नहीं आता, बट स्टिल ये अगर कोई पूछे कि ये DDL है या DML है तो ये DML कही जाती है, ये DML कैटेगरी में आती है। अच्छा, तो टेबल देखने के लिए हम लिखते हैं क्या? सेलेक्ट। कॉलम के जो नाम है, एक है रोल नंबर, एक है नेम और एक है मार्क्स, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। अच्छा, और जिन बच्चों ने 11 में पढ़ रखा है वो जानते हैं कि आपको अगर पूरी ही टेबल देखनी है तो यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यू कैन ऑल्सो राइट जस्ट स्टार इन प्लेस ऑफ ऑल द कॉलम नेम्स, तो वो सारे कॉलम दिखा देगा। एक सवाल अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे टेबल का नाम लिखना जरूरी क्यों है? क्या उसे पता नहीं है कि हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? क्या सवाल पूछा मैंने कि यहाँ पे टेबल का नाम लिखना जरूरी क्यों है? सर क्योंकि 2 टेबल भी तो हो सकती है ना अलग अलग नाम की, उन्हें ज्वाइन करके कुछ पूछ रहा हूँ। अलग अलग नाम की टेबल है तो अच्छी बात है। सर एक डेटाबेस में बहुत वेरीफाई सारी कैसे करेगा कि कौन सी टेबल का डाटा मांगा है? वो कौन बोला? ये किसकी आवाज थी ये? मैं बोल रही थी, बाकी पता नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ। मैं कौन? तानवी। अच्छा तानवी, ठीक है। हाँ, अंशिका आपने क्या बोला था? सर एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, हाँ, तो उसे बहुत पता कैसे चले? टेबल हो सकती है बहुत सारी। और फिर एक पॉइंट ये भी बोलना पड़ेगा हमें कि भैया उन टेबल में सेम नाम के कॉलम भी तो हो सकते हैं। मान लो एक टेबल और फीस नाम की है, वो भी किसमें है? वो भी इस TTS 728 में है, और उसमें भी रोल नंबर है ना? रोल नंबर और फीस उसमें भी है। तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट, आपने कहा कि सेलेक्ट रोल, बस, और आपने खत्म कर दी बात। तब रोल कौन सा? स्टूडेंट का या फीस का? तो जैसा सब लोग कह रहे हैं वही बात आ जाती है कि डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल एंड देन दीस टेबल कैन हैव सेम नेम ऑफ कॉलम्स। तो यू हैव टू स्पेसिफाई व्हिच कॉलम आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। सर इसके नोट्स तो पूरे 11th वाले ही हैं। एकदम 11th वाले ही हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, शायद कर भी दिए हो। करे हैं मैंने ग्रुप पे शेयर नहीं किए? अरे घोड़े कहां से आ रहे? सर अभी नहीं किए। हर्ष, मजा आ गया आज तो, आपके भाई ने बहुत एंटरटेन किया। अच्छा जी, नहीं नहीं ठीक है। कल से हर्ष का चलो मैं ही करने लगता हूँ। यार मैंने नाइट मोड ऑन किया हुआ है अभी तक। अच्छा जी, तो देखिए एडमिट कर लो। हाँ जय, हो गया एडमिट। तो इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है? इंस्टॉल कैसे करना है SQL को, एक बार इसको समझ लो आप। तो आप लोगों को गूगल पे जाना है और आपको लिखना है MySQL डाउनलोड, और यहाँ पे आप सीधा यहाँ से या तो वेबसाइट खोलना है ऊपर वाली, ये रुको मैं एनोनेट भी कर दूं। अच्छा, या तो ये वेबसाइट खोल लेना या सीधा आपको जाना है बेसिकली इस वाले ऑप्शन पे, MySQL कम्युनिटी सर्वर। कम्युनिटी सर्वर बेसिकली ना जो कम्युनिटी वर्ड है वो यूज करते हैं, जैसे फ्री की तरह। यहाँ जनरली कम्युनिटी में चीजें फ्री होती हैं, और एंटरप्राइज में आप जाओगे तो फिर ये हो जाता है क्या, ये पेड हो जाता है। अच्छा जी,
और मेरे ख्याल से ये शायद डायरेक्टली पहुंच जाएगा। एक मिनट यहाँ पे क्लिक करें तो क्या देखते हैं क्या बोलेगा। अच्छा चलो खैर छोड़ो। हाँ तो आपको क्लिक करना है माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर पे। कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक करने के बाद में आपको अदर डाउनलोड्स नहीं देखने हैं, ये अदर डाउनलोड्स हैं, इनके अदर ही रहने दो इन्हें। गो टू डाउनलोड पेज। डाउनलोड पेज पे जाने के बाद में ये रही एक 24 MB की फाइल, आप इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके जब इसको इंस्टॉल करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या इंस्टॉल करना है, कि ठीक है नो जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर वो सर्विसेज बताएगा कि ये सर्विसेज हैं जो मैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूं, तो आपको क्या इंस्टॉल करना है इनमें से। अब मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल्ड ही है, तो आप लोगों को केवल एक चाहिए माई एसक्यूएल सर्वर, आपको बस यही चाहिए। अगर आप चाहते हो ग्राफिकली यूज भी कर पाओ तो वर्कबेंच भी कर लेना, ठीक है। आपको जो विंडो खुल के आएगी ना आपके सामने, देखो वो ये आएगी ऐसी कुछ, तो इसमें से डॉक्यूमेंटेशन पूरा छोड़ देना, यहाँ माई एसक्यूएल कनेक्टर्स पूरा छोड़ देना। सबसे पहले मैं माई एसक्यूएल सर्वर 8th वर्जन, इस पे क्लिक करके अब जैसे कि यहाँ तो मेरा वो फेड हो रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और इस एरो पे क्लिक कर दोगे तो ये प्रोडक्ट्स टू बी इंस्टॉल्ड में चला जाएगा। एक इसको इंस्टॉल करने के बाद एक ऑप्शनल चीज है क्या कि यू कैन इंस्टॉल वर्कबेंच एप्लीकेशंस में, ठीक है। इन दोनों में जाना ही नहीं है, एप्लीकेशंस में वर्कबेंच अगेन इस पे सिलेक्ट करोगे, एरो दबाओ ये भी इधर आ जाएगा और फिर आप इंस्टॉल कर दोगे। जिसके सिस्टम में विजुअल C++ इंस्टॉल नहीं होगा तो वो बोलेगा जी पहले उसे इंस्टॉल करो, लेकिन ये खुद ही इंस्टॉल कर देगा उस चीज को, तो आप इसी के थ्रू ही उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये दो चीजें हम इंस्टॉल कर लोगे, एसक्यूएल सर्वर और वर्कबेंच। इनको इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हाँ जी कोई कुछ कह रहा है, आई एम इन क्लास, वाह। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बस फिर यहाँ पे लिखना है कि माई एसक्यूएल और बस ये रहा आपका फिर सॉफ्टवेयर। आप इस पे क्लिक करोगे, ये बोलेगा जी एंटर द पासवर्ड। फिर जब वो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर देगा तो आपसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए मांगेगा, तो आपसे वो पासवर्ड पूछेगा, तो उस समय आप जो पासवर्ड लिखोगे वो ही यहाँ आपको डालना होगा। तो जनरली हम रखते हैं पासवर्ड, आप लोग भी ये रखना, सब कुछ स्मॉल में, एडमिन ADMIN, बस एंटर करते ही ये खुल के आ गया। यहाँ से आप अपनी कमांड्स टाइप कर सकते हो। तो ये जो आप अपनी सामने स्क्रीन पे देख रहे हो उसे कहते हैं CUI वर्जन, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। तो एक कमांड लाइन है, या माउस नहीं काम करेगा, है ना, या माउस नहीं काम करेगा, और या ग्राफिक्स काम नहीं करते। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वर्कबेंच में, वर्कबेंच, ठीक है। एक बात याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वर्कबेंच और माई एसक्यूएल का कमांड लाइन दोनों एक ही चीज को एक्सेस करने के अलग अलग तरीके हैं, असर एक ही जगह पे जाके होगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई कमांड यहाँ पे चलाओगे तो आप उसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे चलाओगे तो आप उसे यहाँ देख सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। ये कमांड में जरा इनको भेज दूं, कुछ बच्चों को ही मांग रहे थे इस वाले बैच में। अच्छा जी, अब हम वर्कबेंच खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कमांड क्या थी हमारी कि क्रिएट अ डेटाबेस, नाम क्या दिया था, TTS 728। और अब आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, ये बिजली चमक रही है यहाँ पे, एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट किया आपने इसको, नीचे आप इसका आउटपुट देख सकते हो क्या आया। आउटपुट कुछ नहीं आता, बस बोल देगा जी काम हो गया कि नहीं हुआ। तो ओके, ग्रीन सिग्नल आ गया, 1 रो इफेक्टेड, डेटाबेस बन गया। नेक्स्ट कमांड, यूज TTS 728। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके रन करेंगे। आपने सिलेक्ट नहीं किया तो वो दोनों कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे कि मान लो मैंने नहीं किया, मैंने रन किया और आ गया एरर, वो कह रहा है जी क्रिएट डेटाबेस 728, वो तो पहले से ही है, तो इसलिए स्पेसिफिक सिलेक्ट करनी है और रन करनी है, ठीक है जी। उसके अंदर एंट्री मिल गई। नेक्स्ट कमांड क्या थी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद कॉलम का नाम रोल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की। अगला नेम वैरकैर रख दो या कैर रख दो, वैरकैर बेटर है। वैरकैर कंडीशन हमने क्या दी थी इसमें, नॉट नल, और फिर मार्क्स इंटीजर। ये अब ये पूरी कमांड एक ही है, तो पूरी सिलेक्ट करी और रन करी।
तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि डॉट नल के आगे सेमीकोलन है। वाह, ये सौम्या ने बोला या तानवी ने बोला? सौम्या। सौम्या जी, क्या हाल है? सब ठीक चल रहा है? हैं सौम्या जी, घर में सब कुशल सब मंगल? बढ़िया। अच्छा, ट्यूशन चल रही है आपकी या कोचिंग चल रही है, उसमें ट्यूशन ले नहीं पाते? दोनों चल रही हैं। अच्छा, और मेरे ख्याल से तो ये लोग उसका भी सिलेबस कम करेंगे शायद, जेई वेई का ना, कुछ अभी बताया ऐसा तक आपको? तो कुछ नहीं आया सर। हाँ, आया तो खैर कुछ नहीं है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, चलो ऐसे ही लिखते हैं, वैल्यूज क्या थी, 1 अजय 80, ठीक है। ये आपने रन किया, अगेन वो नीचे आई गया होगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है जी, रो इंसर्ट हो गई। अच्छा, अब मैं देखो आपको दिखाऊं एरर, जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे 80 नहीं लिखा और फिर आपने इसको रन किया, तो यहाँ पे आ गया कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, ठीक है ना। आप देख रहे हो, आप नीचे यहाँ पे आ रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो अब वही है, तो अब आप यहाँ पे बोल दोगे जी ऐसा है, एक वैल्यू रोल नंबर के लिए है और एक वैल्यू नेम के लिए है, और फिर जब आप इसे रन करोगे तो अब भी एरर आया डुप्लीकेट की, ठीक है जी, क्योंकि वो पहले से 1 था उसमें, तो एरर हो गया। तो इसे हम विजय कर देते हैं, ठीक है ना। अब आ गया, अब इसने नल इंसर्ट कर दिया होगा, देखो वहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हम टेबल देख रहे हैं अब तक हमने किया क्या है, तो ये आपकी टेबल आ गई। तो ये अब तक हम लोगों ने जो बोर्ड पे देखा था वो सब एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो आप यही अगर यहाँ पे आप यूज TTS 728 एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वही आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये तो बस एक ही चीज को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं, कमांड चाहे यहाँ चले चाहे यहाँ चले, असर तो एक ही जगह हो रहा है। अब डेटाबेस में एंट्री कैसे होगी, जो मैं बता रहा था आपको, वो अपने कोर्स में है और मैं आपको बताऊंगा अभी, आप फिलहाल खाली देख लो। तो इसका डेटाबेस पहले मैं चेंज कर दूं, TTS 728, ठीक है। तो ये मैंने एक लॉगिन फॉर्म बनाया है, यूजर नेम है गौरव, पासवर्ड है शर्मा, लॉगिन। तो ये एक फ्रंट एंड तैयार किया है उनको एक्सेस करने का। जैसे कि अगर आप मान लो यहाँ पे क्लिक करते हो, क्या मैं हूँ चैम्पंगजियन, अच्छा थैंक यू बताने के लिए, शो ऑल रिकॉर्ड। तो देखो उसी टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से ही अजय 182 विजय नन यहाँ पे आ गया। अब जैसे कि मान लो आपको और इंसर्ट करने हैं, तो आपने कहा 3 नेम नेहा मार्क्स 90 इंसर्ट, ओके शो ऑल रिकॉर्ड। तो अब ये भी आ गया, ठीक है ना। और अब आप आगे और एंटर करना चाहते हो तो आपने इसको 4 कर दिया, फिर आपने इसको ध्रुव कर दिया, फिर आपने इसको मान लो 80 कर दिया, इंसर्ट न्यू। तो ऐसे एंट्री करी जाती है, ठीक है ना, ऐसे एंट्री जो है वो करी जाती है। एक और इंसर्ट कर लेते हैं थोड़े बहुत, ताकि इन पे काम कर सकें। सागर मार्क्स 90 80 80 चल 19, अच्छा शो ऑल रिकॉर्ड। और यही चीज अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ भी आ रही होगी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो वो सागर ध्रुव नेहा सब यहाँ पे आ रहा है। और यही चीज अगर आप रन करोगे वर्क बेंच में, तो देखो यहाँ भी आ रही है सागर सब, ठीक है ना। अब तो ऐसे एंट्री होती है रियल वर्ल्ड में, ऐसे आप फॉर्म्स तैयार करते हो और आप इनको जोड़ देते हो। अगर आप थोड़ी सी कोडिंग की एक आध लाइन देखो, तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है।
तो हमने देखो वो कनेक्ट कर रखा है, एक एसक्यूएल नाम की कनेक्टर नाम की एक वो होती है मॉड्यूल, हमें उसे इंपोर्ट करना होता है। फिर हमने कहा जी होस्ट लोकल है, यूजर रूट है, पासवर्ड एडमिन है, डेटाबेस ये है। और फिर अगर आप नीचे जाओगे तो हमने नीचे फिर ये बता रखा है कि हम किस टेबल पे काम कर रहे हैं, कि हम स्टूडेंट टेबल पे काम कर रहे हैं, जो भी कमांड है। इस तरीके से दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो जो कमांड है वो ट्रांसफर हो रही है इधर उधर। अच्छा, और एंट्री करते हैं ताकि हम कुछ काम भी कर सकें। अच्छा जी, नेम शिफ्ट मार्क्स 95, एक लास्ट और करते हैं। हाँ, नाम कर देते हैं, क्या नाम कर देते हैं, अमन, छोटे छोटे नाम, मार्क्स 70। ओके, अच्छा जी, एग्जिट, यस। अब आप यही कमांड चलाओगे तो ये आ गया पूरे का पूरा, एक टेबल आ गई है, इसमें डेटा भी है। अब इस पे हम काम कर सकते हैं। तो अब वैसे तो टाइम हो गया है, एक आध कमांड अभी और पढ़ेंगे क्योंकि 5-10 मिनट अभी हमें और पढ़ना है। तो देखो जी, अब यहां से जो कमांड स्टार्ट होंगी वो आप हर बार सेलेक्ट ही देखोगे, हर बार सेलेक्ट, यानी कि इनकी कहानी तो खत्म हो गई है क्रिएट वेरिएट की, क्योंकि भैया डेटाबेस एक ही बार बनेगा, टेबल भी एक ही बार बनेगी, जो दो इंसर्ट होनी है वो हो गई इंसर्ट। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ये सेलेक्ट कमांड ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चल रही है। ऐसा क्यों? ऐसा अगेन इसीलिए कि एक बार जैसे कि टेबल बन गई, अच्छा जी, हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि टेबल पूरी की पूरी बन गई। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है या जो पॉलिसी मेकर है या जो सरकार है, वो 10 तरीके से आपसे, देखो आधार कार्ड का डेटा पूरा का पूरा सेव है, अब उसी डेटाबेस में से 10-20 तरीके से आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। अच्छा, सवाल क्या क्या कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, है ना, अर्बन एरिया में कितने आ रहे हैं, शहरों में कितने रहते हैं, जिनकी मास्टर्स डिग्री है वो कितने हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कितने हैं, 10th तक पढ़े हुए कितने हैं। तो अब इन सब में अब क्या हो रहा है, इन सब में एक ही क्वेरी चल रही है, कौन सी, सेलेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर एक अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको सेलेक्ट के जितने भी फॉर्म्स हैं आपको उनको सीखना पड़ेगा, यानी कि आप उतनी तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर सको, डेटा को डिसीजन मेकर को दे सको, जिससे कि वो एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके, एक टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन ले सके। लेकिन ये सब किस बेस पे होता है, डेटाबेस के आधार पे ही सब किया जाता है। इसीलिए सारी की सारी कमांड जो होती हैं वो सेलेक्ट के आसपास ही घूमती जाती हैं जब एक बार टेबल बन जाती है उसके बाद। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहली कमांड जो होगी वो होगी, आपको अगर टेबल का ऑर्डर चेंज करना हो, कोई भी टेबल बाय डिफॉल्ट आती है उस ऑर्डर में लग के जिस ऑर्डर में रोज इंसर्ट की जाती हैं, या प्राइमरी की के ऑर्डर पे वो लग के आती है। आप टेबल, और वैसे भी कोई भी टेबल यहां तो देखने जा नहीं रहा, कोई भी टेबल देखेगा तो अगेन कहां देखेगा, कोई फ्रंट एंड पे जो आपने एप्लीकेशन बनाई होगी। तो मान लो आप देखना चाहते हो कि ये टेबल मार्क्स के बेस पे लग के आई, ठीक है, तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ऑर्डर चेंज करने के लिए आपने क्या लगा दिया, ऑर्डर चेंज करने के लिए आपने ऑर्डर बाय लगा दिया। किसके बेस पे लगाना है आपको, मार्क्स के बेस पे। असेंडिंग में लगाना है तो असेंड ASC, डिसेंडिंग में लगाना है तो DESC। तो हमें लगाना था असेंडिंग में, तो आ गया ASC। अब आपने इसे रन किया तो देखो पूरी की पूरी टेबल अब शफल हो गई है और वो लग के आ रही है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, किसके बेस पे, रोल नंबर के बेस पे, असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर, हाँ जी सर, अगर सर असेंडिंग लगाएंगे भी नहीं तो सर डिफॉल्ट में असेंडिंग में आएगा, ये देखो, है ना, अगर हमने ASC नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट भी ASC ही माना जाता है। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC। आपने रन किया तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लग के आ गया। अच्छा, ये हुई ऑर्डर की कमांड। अच्छा, कोई भी फिल्टर करना है, जैसे कि 90 से ऊपर कौन है वो दिखाओ, 90 से नीचे जो है वो दिखाओ, ऐसा कुछ अगर आ गया तो वेयर क्लॉज हम यूज करते हैं। तो आपने लिखा, मान लो मैंने कहा जी जिनके मार्क्स 90 से ऊपर हैं
उनकी डिटेल्स दिखाओ, 90 है या 90 से ऊपर है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स मोर देन इक्वल टू 90, तो हम वेयर कमांड लगाते हैं और आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये डिटेल आ गई। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या कि ये जो कमांड है ये कौन सा ऑपरेशन डिनोट कर रही है? सिलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन, ये कौन सा ऑपरेशन हुआ जो इस कमांड ने डिनोट किया यहाँ पे? सब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, ठीक है। अंशिका जी, आयुष, कृतिका, हे पार्थ, ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? सौम्या, सुयश जी, सर सर पूछा short क्या में- है? ये जो हम कमांड यहाँ पे चला रहे हैं जिसका आउटपुट हमें ये मिल रहा है, ये कौन सा ऑपरेशन है? ये प्रोजेक्ट है, सेलेक्ट है, सर यूनियन है, शॉर्ट है ना? कार्टेशियन है या कोई और है? तनु जी कुछ बताना चाहेंगे? प्रीति नहीं आई आज, क्या बात है? सर सिलेक्ट होगा ना, रोज कम हो रही हैं। सर सेलेक्ट। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये होगा सेलेक्ट। तो वासु जी, आप तो वासुदेव हैं, थोड़ा धैर्य रख के बताया कीजिए। अच्छा जी, तो ये है सिलेक्ट ऑपरेशन, क्योंकि इसमें कॉलम आ रहे हैं, सारे कॉलम फिल्टर नहीं हो रहे हैं, रोज फिल्टर हो रही हैं। और वहीं अगर मान लो मैं लिख दूं कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये कहा जाएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि रो आ रही हैं सारी लेकिन कॉलम फिल्टर हो गए हैं। और वहीं अगर मैं कहूं कि उन बच्चों के नाम दिखाओ जिनके मार्क्स 90 से ऊपर हैं, और जब आप इसको रन करोगे तो ये कौन सा ऑपरेशन होगा? सब दोनों। दोनों, ये सेलेक्ट भी है और प्रोजेक्ट भी है। बिल्कुल ठीक है वासु, यहाँ पे आपने सेलेक्ट नेम करके कॉलम फिल्टर कर दिए और ये बोल के मार्क्स 90 से ऊपर हो आपने रोज भी फिल्टर कर दी, तो यहाँ पे दोनों ही फिल्टर हो गए। तो ये सेलेक्ट भी है और ये प्रोजेक्ट भी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्लास जो है वो सर खत्म इतना ही रहने करूंगा। दो। हाँ, मैं एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।